हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुविकल्पीय में पूछा गया है एकोन त्रिंशत शब्द बोधक है। आपको बताना है एकोन त्रिंशत शब्द किसका बोधक है, 13 का, 39 का, 29 का या 31 का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकोन त्रिंशत। एकोन का अर्थ होता है एकम और त्रिंशत का अर्थ होता है 30। ठीक है, यानी कि 30 में एक कम तो क्या हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको बता दें 13 को क्या कहते हैं संस्कृत में, त्रयोदश। क्या कहते हैं, त्रयोदश कहते हैं। ठीक है, 39 को क्या कहते हैं, तो नव त्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत, यानी कि 40 से एक कम। बात करें 31 की, तो 31 को क्या कहते हैं, एक त्रिंशत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है लिखसी रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का या लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का। तो लिखसी रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। आपको याद रखना है लिख धातु का लट लकार रूप इस प्रकार चलता है। प्रथम पुरुष में होता है लिखती, लिखता, लिखंती। ठीक है, मध्यम पुरुष में होता है लिखसी, लिखता, लिखत। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा, लिखसी। ठीक है, तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है अधिकरण कारक का चिन्ह है के लिए, को, से द्वारा या में पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, में पर। ठीक है, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। बात करें के लिए, ये किसका चिन्ह होता है, तो संप्रदान कारक का होता है। ठीक है, को किसका होता है, कर्म कारक का होता है। और से द्वारा किसका होता है, तो ये करण कारक का होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है ज्ञा संयुक्त रूप है हलंत जा प्लस या का, गा प्लस आका, जा प्लस आका या गे प्लस आका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज्ञा संयुक्त रूप होता है हलंत जा प्लस या का। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ठीक है, आपको याद रखना है ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा कैसे बनता है, हलंत का प्लस सा से बनता है। त्रा कैसे बनता है, हलंत ता प्लस रा से बनता है। ज्ञा कैसे बनता है, हलंत जा प्लस या से बनता है। सिरा कैसे बनता है, तो हलंत सा प्लस रा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है नधय शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति एक वचन का, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का या तृतीय विभक्ति एक वचन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन का रूप होगा नद है। ठीक है, बात करें द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा नदीम। क्या बनेगा, नदीम बन जाएगा। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, नदयो बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, नदयो बन जाएगा। आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है प्रियंगु शब्द बोधक है। प्रियंगु शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, चना, चावल, बाजरा या गेहूं किसका बोधक है, तो बाजरे का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चने को संस्कृत में क्या कहते हैं, चड़काहा। क्या कहते हैं, चड़काहा कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चावल को क्या कहते हैं, चावल को तंडुलाहा कहते हैं। ठीक है, और गेहूं को क्या कहते हैं संस्कृत में, गोधूमहा। ठीक है, गोधूम कहते हैं। आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मधुसु, मधुना, मधुने, मधुनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मधुसु। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। मधु उकारांत शब्द है और इसमें क्या पूछा गया है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो मधुसु हो जाएगा। ठीक है, मधुना कैसा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। और मधुने कैसा हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है पावकह का संधि विच्छेद होगा पा धन अकह, पो धन अकह, पौ धन अकह या पाव धन अक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे बनेगा, पौ
धन अकाह। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, औ के बाद क्या आया है, आ आया है। ठीक है, जब औ के बाद आ आता है तो औ का जो परिवर्तन होता है वो किस में हो जाता है, आ में हो जाता है। ठीक है, आ में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावकाह। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है उसका, तुम्हारा, मैं या बे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तम पुरुष से संबंधित है मैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मध्यम पुरुष यानी कि तुम, तुम्हारा, और अन्य पुरुष जैसे वह, उसका या बे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सब पाठ पढ़ेंगे, यानी कि जो इसमें काल है वो कौन सा है, भविष्य काल, यानी कि लरट लकार है। ठीक है, और हम सब कैसा है, बहुवचन में है। तो आपको याद रखना है बहुवचन में है और कैसा है, उत्तम पुरुष है। कैसा है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वयम वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है, वयम पाठम पठिष्यामः। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है, हम सब पाठ पढ़ेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पे किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आंसर हो जाएगा 5 पशुओं के नाम निम्नलिखित हैं, श्वानः कुत्ता, ठीक है, गजः हाथी, मृगः हिरण, अश्वः घोड़ा और गर्दभः गधा। ठीक है, यहाँ पे 5 पशुओं के नाम पूछे गए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप निम्नलिखित हैं। कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तोया, युवाभ्याम। करें अगले प्रश्न की, 3 में पूछा गया है सा विद्यालय गच्छति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा वह विद्यालय जाती है। यहाँ पे सा है और सा का अर्थ क्या होता है, वह स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो वह विद्यालय जाती है, इसका अनुवाद हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो वचन हितकारी यानी कि भलाई करने वाले हैं और साथ ही मन को प्रिय लगने वाले हों, ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। ठीक है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है 10 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखो। तो आंसर हो जाएगा 10 को क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, एकादश, 12 का हो जाएगा द्वादश, 13 का हो जाएगा त्रयोदश, 14 का हो जाएगा चतुर्दश और 15 का हो जाएगा पंचदश। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे प्रत्येक बार संस्कृत में संख्याएं जरूर पूछी जाती हैं, तो आप 1 से लेकर 100 तक की संस्कृत में संख्याएं जरूर देख लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो संस्कृत व्याकरण में विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो आंसर हो जाएगा फलेन शब्द में तृतीय विभक्ति और एक वचन है। ये फल नपुंसक लिंग शब्द का रूप है। ठीक है, किसका रूप है, फल का है, और कैसा है, नपुंसक लिंग शब्द का रूप है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है संस्कृत व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, 3 प्रकार के लिंग होते हैं संस्कृत में। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है, और लिरट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से तीनों काल याद रखेंगे। बात करें आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, यानी कि प्रश्न नंबर 10 की, तो यहाँ पे पूछा गया है संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता निम्नलिखित है। श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल, वीडियो, ऑडियो, प्रोजेक्टर आदि। ठीक है, श्रव्य यानी कि जिसे सुने सकें, और दृश्य यानी कि जिसे हम देख सकें। ठीक है, तो ऐसी सामग्री जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल, वीडियो, ऑडियो, प्रोजेक्टर आदि। ठीक है, संस्कृत शिक्षण को सरल, रोचक
रोचक और प्रभावी बनाती हैं। इससे विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी बनाती हैं, जिससे विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है। ठीक है, उच्चारण शुद्ध होता है, कठिन विषयों को आसानी से समझा जा सकता है तथा सीखी हुई बातें लंबे समय तक स्मरण रहती हैं, यानी कि याद रहती हैं। ये विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 20 प्रश्न हुए हैं, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने हल कराया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के 2016 से लेकर 2024 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।